हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अंशुल जी के साथ। अंशुल जी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया अंशुल जी ने। इससे पहले इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और विंडो कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो अंशुल जी से पूछते हैं उनके बारे में। अंशुल जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So hi guys, I am Anshul. I have done my graduation from Sri Aurobindo College Evening, after which I joined South Asian University for masters. Then last academic session I joined Delhi School of Economics for my masters, and I have completed my first semester there and hoping for a very good result. So yeah, that is all about me. तो जैसे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, अंशुल ने भी किया। अब अंशुल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अंशुल? मुझे जो लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे काफ़ी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेजेस हैं, तो आप अलग अलग कॉलेजेस में जाते हो, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हो तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कैंपस के अंदर मैं वर्किंग है इस टाइम, तो उसके अंदर वहाँ पे मतलब एक तरीके से मेरा डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में अब मैं आ रहा हूँ। पहले ये था कि किसी कॉलेज के अंडर में, हालांकि कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको, जैसे श्री राम कॉलेज है। नहीं, कॉलेजेस नहीं, जैसे कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी, जो कि डायरेक्ट डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं होता। अच्छा। उनकी मास्टर्स किसी आपको किसी कॉलेज के अंडर में अटैच कर दिया जाएगा, किसी कॉलेज से कर रहे हो। ओके। लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ मेरे को लगता है ये अच्छी चीज है कि वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके अंडर में आता है। अच्छा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई अगर एमए इकोनॉमिक्स करेगा तो उसका एफिलिएशन किसी कॉलेज से नहीं होगा। जैसे कि हम मास्टर्स करते हैं मैथमेटिक्स से, तो उसका एफिलिएशन कहीं ना कहीं कॉलेज से होता है, जैसे स्टीफंस कॉलेज है या हंसराज कॉलेज है। लेकिन अगर हम एमए इकोनॉमिक्स करेंगे तो सारे बच्चे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एफिलिएटेड होंगे। जी जी, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो अपने आप में एक कॉलेज भी नहीं है, अगर सच बताऊं तो। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, उसको नाम दिया गया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसके अंदर में तीन से चार डिपार्टमेंट्स दिल्ली स्कूल के ऑपरेट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, है ना, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हो गया। अच्छा। ये लोग ऑपरेट करते हैं। इनका कैंपस है उस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कैंपस है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है। अच्छा। उसके अंदर तो जब भी हमें डिग्री मिलती है तो उस पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं होता, या जब भी हमारा एडमिशन भी होता है उस टाइम भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं लिखा होता, उसके ऊपर लिखा होता डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। हाँ, ठीक है। तो जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे सुनते हैं ना, हमारे कानों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का एक कोई इंस्टीट्यूशन आता है, वैसे ही हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसका कंपैरिजन करने लगते हैं। मतलब वो भी एक सिमिलर सा नाम है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो क्या कोई कुछ एक सिमिलरिटीज है दोनों स्कूल में, या उसको देख के इनका नाम रखा गया है, इसको देख के उसका नाम रखा गया है? देखो इतना हिस्ट्री ये तो बहुत मजाकिया वे में कह दिया मैंने, इसको देख के, लेकिन मतलब क्या कुछ है सिमिलरिटीज? देखो इतना मेरे को मतलब हिस्ट्री के बारे में तो नहीं पता, पर हाँ ये है कि दिल्ली स्कूल से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स यहाँ से उन्होंने की हुई है, और फिर उन्होंने LSR से, वो LSE से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने फिर PhD भी की हुई है। अच्छा। और कई सारे फैकल्टीज रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने यहाँ पे पढ़ाया भी है। ओके। तो ये कह सकता हूँ, लेकिन हाँ LSE और DSE इज बेस्ट। देयर इज नो डिबेट। हमारे इंडिया में तो इंडिया का सबसे बेस्ट DSE। हाँ, इंडिया में तो हम उसकी तारीफ करेंगे। और DSE के बारे में, जो DSE के फाउंडर जो थे VKRV राव, हाँ, तो उन्होंने कहा भी था क्या कि देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज बट ओनली वन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा। तो हाँ, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अपना एक इतिहास है और काफी पुराना इतिहास है। तो मतलब जैसे आई थिंक IIT दिल्ली में भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो यहाँ प्रोफेसर थे। IIT दिल्ली? हाँ। नहीं, IIT दिल्ली में नहीं, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। अच्छा, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, वो प्रधानमंत्री थे, वो क्लासेस लेते थे। अच्छा। तो जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मतलब एमए का ही कोर्स होता होगा, बैचलर्स नहीं होती है ना? हाँ, बैचलर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड, वहाँ से आपकी बैचलर्स होती है, और मास्टर्स और PhD वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। PhD भी, मतलब PhD का ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। ओके। तो जैसे हायर एजुकेशन PhD जिसको नहीं करनी, वो अगर एमए तक पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसके लिए कुछ जॉब अवेलेबिलिटी भी मौजूद है?
हाँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अपने मतलब लेगेसी जो है उसके लिए तो जाना जाता है, हाँ। लेकिन प्लेसमेंट के लिए भी जाना जाता है। अच्छा। अगर इकोनॉमिक्स आप कहीं से पढ़ रहे हो इंडिया में और आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मतलब वो जो मेरे को याद आ रहा है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बेस्ट प्लेसमेंट मेरे को नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूशन दिलवा पाता है। और एक दो हैं जो दिलवा भी रहे हैं, लेकिन वो भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेवल पर ही है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स इतने नहीं है, स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 300 लोगों का बैच होता है, ठीक है, वहाँ पे 70-75 मतलब 50 लोगों का 75 लोगों का ऐसे ऐसे बैच है। और अगर मैं आपको स्टैट्स का बताऊँ तो जो ऑफिशियल डेटा है, जो हमसे जो अभी जस्ट अभी पास आउट हो गए, जिनका इसी साल फोर्थ सेमेस्टर में पास आउट होके गए, मतलब मई जून में जिन्होंने एग्जाम दिए थे, तो उनका प्लेसमेंट का 44 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज गया है, 20 लाख रुपए एवरेज जा रहा है, मीडियन भी 22 लाख रुपए जा रहा है। तो अगर मीडियन 22 जा रहा है और मीन 20 है तो इसका मतलब है कि ऐसा भी नहीं कि लोअर टेल पे लो भी प्लेसमेंट हो रही है, तो प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है। अच्छा, तो जैसे कि मतलब हम लोग जब एमएससी में, जैसे मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, तो हम लोग क्या है कि डेटा एनालिसिस में जा सकते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे हैं वो आगे जाके क्या रोल अदा करते हैं किसी भी कंपनी में जाके? सी रोल जैसा आपने बताया कि कंसल्टेंसी में आपने मैथमेटिक्स को बताया, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले भी इकोनॉमिक्स, क्योंकि नाम इकोनॉमिक्स है लेकिन उसमें हमें पढ़ाया मैथमेटिक्स भी जा रहा है, स्टैट्स भी पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जा रहा है, लॉ के भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स वाले डेटा एनालिसिस में भी जा सकते हैं, कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर ही बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, और काफी सारे मतलब फील्ड्स हैं जिनमें जा सकते हैं। एक तो बैंकिंग फील्ड हो गया जो आईबीपीएस और एसबीआई वाली बैंक्स होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है इसका क्या रोल होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रोल जो है, जो मतलब क्योंकि मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, अभी यहाँ के मैंने देखा है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जो मैंने देखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का मेरे को नहीं पता। हाँ, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर का पूछ रहे थे। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल ये रहता है कि अगर किसी कंपनी को फंड रेज करना है, कैपिटल रेज करनी है, तो उसके लिए बताना कि किस तरीके से आप कैपिटल रेज कर सकते हो, मतलब इक्विटी में जाना है, डेब्ट लेना है, मतलब यही सब रहता है। कंसल्टेंसी भी ये भी है, एक्विजिशन मर्जर्स जो कंपनीज के चलते हैं इस सब में भी एडवाइस करना, तो बेसिकली ये रोल रहता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फाइनेंस रिलेटेड कंसल्टिंग। अच्छा, फाइनेंस रिलेटेड कंसल्टिंग, ठीक है। जैसे कि मैं कॉर्पोरेट से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हूँ, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ नहीं देखी है क्योंकि, लेकिन मैंने ये बिग फोर का नाम बहुत सुना है, जिसके मुंह से मतलब जो इन सब फील्ड से फाइनेंस से रिलेटेड बिग फोर की बात बहुत करता है। तो ये बिग फोर कंपनीज कौन सी हैं और क्या काम करते हैं ये? बेसिकली कंसल्टिंग किस तरह की कंसल्टिंग होती है इसमें? बिग फोर का काम मतलब बिग फोर उनके कैपिटल है जो है उसके बेसिस पे उनको जज किया जाता है, हाँ बिग फोर है, सबसे बड़ी कंपनी है, इनका मार्केट वैल्यू इतना है। बिग फोर का काम बेसिकली यही है कि कंसल्टिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। कई सारी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, तो उनको ये है कि हम अपनी सेल्स कैसे वो बढ़ाएं, तो बिग फोर को अप्रोच कर रही है, तो उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो उनको रोड मैप पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, एक तरीके से कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फील्ड है, जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी बताया, तो बिग फोर के अंदर कंसल्टेंट्स होते हैं जो कंपनीज को बताते हैं, एडवाइस करते हैं कि हाँ आप ऐसे कैपिटल रेज कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो बिग फोर्स का भी यही काम है, और क्योंकि वो कंपनीज इतनी बड़ी हैं तो इसलिए उनका नाम भी है बिग फोर, उनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनका मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो इतनी है कैपिटल। अच्छा, तो ये इनमें से कोई इन चारों बिग फोर कंपनी में से कोई डीएससी में आती है प्लेसमेंट के लिए? बिग फोर डीएससी में मैं कहूँगा चारों की चारों आती हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे मौके मिलेंगे, मतलब ठीक है। और जो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, यूएन वगैरह में काम करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस में भी कुछ इसमें जा सकते हैं अगर हम मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स से? तो नहीं, देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एकदम से जा सकते हो भी सकता है, एकदम से जा भी सकते हो मास्टर्स करके, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा रोल हो सकता है अवेलेबल हो, उसमें आप जा सकते हो। और बाकी मेरे को जो याद आ रहा है आईएमएफ का याद आता है कि गीता गोपीनाथन, ठीक है, वो आईएमएफ में रही
आई थी और अभी ऑक्सफोर्ड में वापस आई है। पहले ऑक्सफोर्ड में थी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड, तो उसमें Okay. नहीं, और उसके बाद अभी फिर से वो ऑक्सफोर्ड में है। अच्छा। हाँ, तो और भी काफी सारे नाम हैं, वर्ल्ड बैंक में भी काफी सारे लोग हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई सारी रिपोर्ट्स जो तैयार की जाती है, उनमें भी डीएससी के काफी सारे एल्यूमिनाइज हैं जो Okay. मदद कर रहे हो रिपोर्ट्स। मतलब एक बड़ा एलुमनाई नेटवर्क बेस बन चुका है बीएससी का, जो कि सारी जगह फैले हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एलुमनाई नेटवर्क आपको हेल्प करते हैं चीज़ों में? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि डीएससी इतना पुराना है, ठीक है, तो एल्यूमनाई नेटवर्क होना ही तो जाहिर सी बात है, और काफी बड़ा एल्यूमनाई नेटवर्क। गवर्नमेंट के अंदर भी काफी सारे लोग हैं। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर आई थी, तो वो भी तारीफ कर रही थी डीएससी के, इसलिए कि अभी जीएसटी 2.0 आया, तो वो कह रही थी कि अगर मेरे पास डीएससी के जो एल्यूमनाई की टीम नहीं होती, तो मेरे को लगता है कि जीएसटी 2.0 लाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहता। अच्छा। तो एल्यूमनाई बेस तो है, वो हर जगह लोग हैं एल्यूमनाई में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निर्मला सीतारमण जेएनयू से है, हाँ। तो जेएनयू में भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एमए करवाता है? हाँ, जेएनयू में भी इकोनॉमिक्स है, और वहाँ पे 2 फील्ड्स में करवाते हैं, एक नॉर्मल एम इकोनॉमिक्स है और एक ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ है। अच्छा। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, और जब निर्मला सीतारमण आई थी, तो वो ये भी कह रही थी कि मैं डीएससी पहले काफी बार आई हूँ, लेकिन ऐसे स्टूडेंट आई हूँ जब मैं जेएनयू की स्टूडेंट थी। अच्छा। हाँ, तो अब एज फाइनेंस मिनिस्टर हाँ, अभी कोई कॉन्फ्रेंस में आई थी वो हाँ जी, DSC में? अभी हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें आई थी, क्योंकि डीएससी के 75 इयर्स हो गए थे, अच्छा। तो उसमें उनका। तो किसी को अगर एमए इकोनॉमिक्स करना हो, अगर कोई छोटे शहरों से बच्चे देख रहे हैं, तो एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए उनको कौन से क्या एग्जाम देने होंगे डीएससी में एडमिशन लेने के लिए? हाँ, एमए इकोनॉमिक्स के लिए मैं पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। जो मिनिमम है वो है, सबसे पहले आपकी 12th क्लास में आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एमए। दोज हु नो मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, तो ग्रेजुएशन के अंदर 4 क्रेडिट का कोई कोर्स होना चाहिए जो मैथ्स का हो, ओके। वो आपने पढ़ रखा हो। अच्छा। या फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इको ऑनर्स कर रखा है, ठीक है, फिर तो बहुत आसान हो जाता है। हाँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% का कोटा भी रहता है। ओके। हाँ, तो ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपको फिर सीयूटी देना होता है। सीयूटी पीजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, सीयूटी पीजी, तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स का आपको एग्जाम देना होता है, फिर कट ऑफ आती है, तो उस हिसाब से फिर एलोकेट होती है सीट्स। अच्छा। तो सीयूटी दे के मतलब हम और भी जगह प्रेफर कर सकते हैं ना, अगर हमारा डीएससी में नहीं भी आता है फिर भी? हाँ, क्योंकि बहुत मतलब सीयूटी का सारी यूनिवर्सिटी को कवर करता है। हाँ, सीयूटी का तो ये है, लगभग सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी से एडमिशंस एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सार्क नेशंस के द्वारा लाई हुई है, तो वो भी सीयूटी को एक्सेप्ट करने लगी है पिछले साल से। चलिए। हाँ, तो सीयूटी के बेसिस पे आप ले सकते हो। चलिए अंशुल, बहुत अच्छा लगा इकोनॉमिक्स के बारे में जान के। एक बार आप 2 डिफरेंस और बता दो, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइक कंज्यूमर डिमांड, ये सब रहता है आपका, मतलब माइक्रो लेवल पे कुल मिला के, ठीक है। तो मतलब इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम की बात करता है एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है, मतलब एट अ मैक्रो लेवल वो सब देखता है। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि एक कोई ऐसा एग्जांपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया कि एक फर्म है वो कैसे एफिशिएंसी लेके आ सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया कि पूरे मार्केट जो है वो कैसे एक तरीके से एफिशिएंसी लेके आ सकती है, मतलब एक मार्केट भी नहीं, काफी सारी मार्केट जो है सारी मिला के कैसे इक्विलिब्रियम। मतलब अगर एक दुकान की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो में आ जाएगी, और पूरा अगर मार्केट होगा तो वो मैक्रो में आ जाएगा। मतलब एक नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, मतलब लेमैन लैंग्वेज, हालांकि टेक्निकल जो बहुत अलग है, जो मतलब इकोनॉमिक्स से नहीं है वो ऐसे समझ सकता है, मतलब जैसे कि मैं। हाँ, वो ऐसे। चलिए, थैंक यू सो मच अंशुल हमारे साथ बात करने के लिए। आई होप आप हमें कभी बीएससी घुमाएंगे। हाँ, बिल्कुल, आप कभी भी आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।